क्लास 10th सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सेट है जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए तैयार किया गया है। इस ऐसा ही एक सेट 1 पहले से तैयार कर दिया गया था जिसे अपलोड भी कर दिया गया है। जो बच्चे उस सेट को नहीं देखे होंगे वो जरूर से जरूर उसे देख लेंगे। इस सेट में 10 ऑब्जेक्टिव सवाल है, 5 या 6 सब्जेक्टिव सवाल है और मैप का वर्क है। जो भी सेट होगा उसमें कोशिश किया गया है कि 3 तरह से सवाल को डाला जाए, ऑब्जेक्टिव भी हो, सब्जेक्टिव भी हो और मैप का वर्क भी हो। मुख्य उद्देश्य इस सेट को बनाने का ये है कि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देंगे 2026 में उनकी तैयारी आसान हो सके और उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत न पड़े। आप इसमें जो भी सवाल दिया गया है उन्हें अपने कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें। आप फिर इन्हें लिखकर प्रैक्टिस भी करें ताकि अचानक से आप पे बहुत ज़्यादा जोर न पड़े, क्योंकि बहुत सारे विषयों को पढ़ना होता है उस समय, फिर बच्चे जो है परेशान होने लगते हैं। इसलिए ये सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। देखिए, इस सेट में हमारा पहला सवाल है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता किस संधि के द्वारा दिया गया। देखिए, ये यूनान जो है ये यूरोप का एक कंट्री है जिस पे पहले तुर्की का अधिकार था। तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य थी और वहां से इसे मुक्त किया गया कुस्तुनतुनिया की संधि यानी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में, 1832 में। हमारा दूसरा सवाल है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। देखिए, गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था चंपारण नील किसानों का ये आंदोलन था 1917 में, ठीक। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन यानी एक ऐसा आंदोलन जो पूरे देश स्तर पे छाया हो, तो वो था असहयोग आंदोलन। ये ध्यान आप रखिएगा। इस आंदोलन को गांधी जी ने शुरू किया था 1920 में। देखिए, गांधी जी का आंदोलन करने का तरीका जो था वो अहिंसात्मक था, यानी एक ऐसा आंदोलन जिसमें कोई हिंसा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो गांधी जी अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को बढ़ा रहे थे, लेकिन इसी समय 1922 में एक घटना घट गई, चौरी चौरा हत्याकांड। ये चौरी चौरा जो है ये है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने पुलिस थाने पे हमला करके पूरे थाने को आग लगा दी, जिसमें करीब करीब 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जल गए थे। तो इस घटना से गांधी जी काफी नाराज हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने का तरीका नहीं है। देखिए, मिट्टी का कटाव जनरली पहाड़ी क्षेत्रों में अगर बहुत तेज बारिश होती है तो होने लगती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समुच्च जुताई करते हैं, रक्षक मेखला बनाते हैं ताकि मिट्टी कट के आए तो वहाँ पे रुक जाए। फिर सीढ़ीदार खेती का हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन वनों की कटाई अगर हम लोग कर देंगे तो उससे तो मिट्टी का कटाव और ज़्यादा होने लगेगा। इसलिए आंसर क्या होगा, डी। देखिए, अगला सवाल है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब पारित किया गया था। ये पारित किया गया था 1972 में, यानी 1972 में। हमारा अगला सवाल है कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली, यानी श्रीलंका जो है एक स्वतंत्र देश कब बना। तो इसका आंसर क्या होगा, 1948। श्रीलंका पर भी किसका अधिकार था, अंग्रेजों का, यानी इंग्लैंड का, ठीक। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब अगला सवाल है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि पावर का बंटवारा हो जाता है। केंद्र सरकार उससे कुछ पावर लेकर राज्य सरकारों को दे दी जाती है, फिर राज्य सरकारों से कुछ पावर लेकर पंचायती राज या नगर निगम नगर पालिका को दे दी जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं विकेंद्रीकरण, यानी कई सारे सेंटर बन गए, एक तो केंद्र बन गया, फिर राज्य बन गया, फिर पंचायत बन गई, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। हमारा अगला सवाल है कि एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकास के लक्ष्य क्या है। देखिए, विकास का जो लक्ष्य है समाज में सभी वर्ग के लिए एक समान नहीं है। एक गरीब परिवार जो है अगर उसे एक छोटा सा मकान बना लेता है तो वो उसे विकास समझता है, वो उस पर खुश हो जाता है। लेकिन वही अगर बहुत बड़े लोग हैं तो उनके लिए विकास वो छोटा सा मकान नहीं है, वो चाहते हैं कि हम और बहुत बड़ा महल बनाएं। यानी कि दो लोग हैं,
दोनों के लिए विकास के लक्ष्य अलग हो गए। उसी तरह से देखिए, अगर एक अमीर परिवार की लड़की है तो उसके लिए विकास का लक्ष्य ये नहीं है कि उसे अधिक दिनों तक काम प्राप्त करना है, बेहतर मजदूरी प्राप्त करना है, इन सबों से उसे कोई मतलब नहीं है। उसे क्या मतलब है भाई? उसे है कि जितनी स्वतंत्रता हमारे भाई को मिली है उतना ही स्वतंत्रता हमें भी प्राप्त हो। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमारा अगला सवाल है कि समीर एक वकील है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करते हैं। देखिए, देश में कोई भी काम कर रहा है तो वो किसी ना किसी क्षेत्र में काम कर रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग टीचर हैं तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, कोई किसान है तो वो खेती कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम कर रहा है। तो ये जो काम लोग कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, तो इन्हें हम लोग बांट दिए हैं 3 सेक्टर में। एक तो पहला प्राथमिक, फिर दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। देखिए, जो कृषि से संबंधित वर्क है या खनन से संबंधित जो वर्क है उन सबको हम लोग रखते हैं प्राथमिक में। ठीक, जैसे किसानी हो गया, डेयरी फार्म हो गया, पशुपालन हो गया, इन सबों को। द्वितीयक में हम क्या रखते हैं? जो प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद हमें मिलता है उससे अगर कोई दूसरा चीज बनाया जा रहा है तो उसे हम लोग रखते हैं द्वितीयक क्षेत्र में, यानी उद्योग धंधा में जो काम लोग कर रहे हैं उसे हम लोग किस में रखेंगे? द्वितीयक क्षेत्र में। और देखिए, तृतीयक क्षेत्र वह है जो इन दोनों की मदद कर रहा है। जैसे कि देखिए, हम लोग टीचर हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो या द्वितीय क्षेत्र हो। कोई अगर किसान भी है तो आजकल देख रहे हैं कि किसानों के लिए विश्वविद्यालय खुली हुई हैं, वहाँ उनको पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से खेती करनी है, नहीं करनी है। या कोई बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं उसमें जो इंजीनियर काम कर रहे हैं वही तो कहीं ना कहीं पढ़ के ही आए हैं। यानी कि जो टीचर काम कर रहा है वो किस में है? तृतीय क्षेत्र में। उसी तरह से देखिए, वकील, वकील क्या करता है? वकील, आप अगर कहीं आपकी लड़ाई झगड़ा हो गई, कुछ भी हो गई, तो वो आपकी मदद कर रहा है, यानी वो आपकी सेवा कर रहा है। तो इसे हम लोग किस में रखेंगे? तृतीय क्षेत्रक में। ठीक, चलिए अगला सवाल है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र यानी राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो किस राज्य में है? देखिए, ये जो प्लांट है ये है ओडिशा में। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, ये जो मनरेगा है, पहले हम लोग इसे क्या बोलते थे? नरेगा। ठीक ना, बाद में इसका नाम चेंज हो गया मनरेगा। देखिए, मनरेगा का फुल फॉर्म होता है, एम से हो गया महात्मा गांधी, एन से नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी एक्ट। इसको आप लोग याद रखिएगा, बड़ा फेमस है क्वेश्चन। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कब पास किया गया था? 2005 में। ठीक ना, ये भी सवाल पूछा हुआ कि ये कब पास किया गया है। अच्छा, हिंदी में हम लोग इसे देख लें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो आप दोनों याद रखिएगा, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव सवाल। अब हम लोग देख लें अपने सब्जेक्टिव सवालों को। देखिए, यहाँ सब्जेक्टिव सवाल में हमारा पहला सवाल है कि देश में राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है? देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक जो देश है, हम लोग अपने देश भारत को ही ले लें, जैसे ही अगर किसी चुनाव की चर्चा होती है तो हमारे दिमाग में सीधे क्या आते हैं? राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी दल हो। ठीक, यानी हमें दिमाग में सेट है कि ये दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये सोच लें कि अगर मान लीजिए ये राजनीतिक दल न रहेंगे तो क्या होगा। अब देखिए, अगर देश में एक भी राजनीतिक पार्टी नहीं रहेगी तो चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव अगर एक क्षेत्र से लड़ा जाएगा तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई ना पार्टी अपना उम्मीदवार यहाँ से खड़ा किया है, लेकिन जब कोई पार्टी ही नहीं होगी तो किसी भी पार्टी का कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा, तब हर क्षेत्र से लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो अब मान लीजिए अगर ये देश का चुनाव है और यहाँ पे अगर 543 सीट टोटल है और 543 सीट से 543 अलग अलग लोग चुनाव लड़ेंगे, तो अगर कोई मान लीजिए एक क्षेत्र से लड़ा है, कोई दूसरे से, कोई तीसरे से, कोई चौथे से, कोई पांचवें से, कोई छठे से, तो आप हमें ये बताइए, जब एक वाला स्वतंत्र है तो उसको दूसरे वाले से कोई मतलब रहेगा? क्योंकि दूसरा वाला तो उसका क्षेत्र है ही नहीं, तो वो तो अपने केवल क्षेत्र के बारे में सोचेगा, दूसरा वाला अपने क्षेत्र के बारे में, तीसरा वाला अपने क्षेत्र के बारे में। तो इस तरह से पूरे देश के बारे में कौन सोचेगा? सब तो छोटे छोटे क्षेत्रों के बारे में ही सोचेंगे। आज के डेट में क्या है, अगर राजनीतिक पार्टी है मान लीजिए, तो वो क्या करती है? पूरे देश के बारे में अपना जो भी उसे करना है
कि हम भाई चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे, तो वो अपना एक मैनिफेस्टो देती है जनता के सामने। तब जनता देखता है कि भाई इसमें सही क्या है और गलत क्या है, तब जाकर वो वोटिंग करती है। लेकिन जब सारे लोग निर्दलीय हो जाएंगे तो एक छोटे छोटे क्षेत्र में लोग अपनी बातों को रखेंगे, उन्हें किसी दूसरे क्षेत्र के बारे में, चाहे दूसरे क्षेत्र के लोगों से कोई मतलब उतना नहीं रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, देश की एकता अखंडता जो है वो कमजोर हो जाएगी, ठीक ना। देश में राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा इसके बारे में लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक। कोई देश के लिए सही हो रहा है या गलत हो रहा है इसके लिए कोई जवाबदेह नहीं होगा, ठीक ना। तो अब हम लोग इसे आंसर के रूप में देख लें। देखिए, सारे उम्मीदवार अगर स्वतंत्र या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो इनमें से कोई बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे नहीं कर पाएगा। एक छोटे से क्षेत्र में खड़ा होने वाला व्यक्ति, उसे क्या मतलब है पूरे देश से, तो वो जब देश से मतलब ही नहीं है तो बड़ा बदलाव करने के बारे में बोलेगा ही नहीं। दूसरा, सरकार तो बन जाएगी, मान लीजिए अगर सारे सीट से लोग जीतेंगे तो सरकार तो बन जाएगी, लेकिन देश हित में वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। देखिए, जो भी चुना हुआ प्रतिनिधि है वो सिर्फ केवल अपने क्षेत्र के बारे में सोचेगा, उन्हें दूसरे के क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं रहेगा। चौथा क्या है भाई, कि देश कैसे चले, देश हित में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। आज के डेट में तो हम लोग कहते हैं ना कि ये नीति भाजपा ने बनाया या कांग्रेस ने बनाया, लेकिन उस समय हम लोग ये बात किससे कह पाएंगे। और चौथा क्या है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो भी होंगे वो गौण हो जाएंगे और बहुत छोटे स्तर के मुद्दों के लिए लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे। इसलिए राजनीतिक दल की जरूरत है ताकि देश हित में फैसला हो सके, देश के में एकता और अखंडता में कोई समस्याएं उत्पन्न न हो, ठीक। अगला सवाल है कि जर्मनी का एकीकरण यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुआ। देखिए, आज के डेट में जो जर्मनी आप देख रहे हो मैप में, जर्मनी सबसे पहले तो ये आप ध्यान में रखो कि किस महाद्वीप में है, तो वो है यूरोप में, ठीक। वो कहाँ है, यूरोप। अच्छा, जिस समय की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं उस समय जर्मनी उस तरह से नहीं है जैसा आज मैप में आपको दिखता है। उस समय जर्मनी क्या था कि ये 39 राज्य थे वहाँ, ठीक। और ये सारे राज्य अलग अलग राजाओं के अंडर में काम कर रहे थे। अब ये 39 राज्य को मान लो मिला के एक जर्मन देश बनाना ये काफ़ी कठिन काम था, क्योंकि उस समय यूरोप में क्या था कि जैसे यहाँ पे मान लो अगर कोई राज्य है तो इसका कब्जा पता चला कि यहाँ भी है, यहाँ है, इसका कब्जा यहाँ भी है, यानी कि बड़े बड़े राजाओं का क्षेत्र था उस समय। जैसे कि हम लोग कहाँ देखते हैं, तुर्की में देखो ऑटोमन साम्राज्य था उस समय। ऑस्ट्रिया एक बहुत मजबूत राष्ट्र था वहाँ पे, तो ऑस्ट्रिया का जो राजा था वहाँ था हैप्सबर्ग, ठीक। उसी तरह से फ्रांस में था बुर्बो राजवंश। तो ये जो बड़े बड़े राजवंश जो थे इनका क्षेत्र पूरे यूरोप के क्षेत्रों में था, कोई एक देश में नहीं था। अब जैसे कि मान लो अगर फ्रांस को आप देखो तो फ्रांस का कुछ कुछ क्षेत्र इटली में भी जाके मिल रहा है, कुछ जर्मनी के क्षेत्रों पे भी कब्जा किए हुए हैं, कहीं और किए हुए। तो इस तरह से ये पूरा यूरोप बटा हुआ था। अब करना क्या है कि इन सब से छुटकारा पाकर पूरे जर्मनी के जो 39 राज्य हैं उन सबको मिलाकर एक करना है। तो अब इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है कि एक देश है उसका नाम है ऑस्ट्रिया, ठीक। एक देश है फ्रांस, इन सब से आपको लड़ना है। लड़ के इनके क्षेत्र, इनके कब्जे में जो क्षेत्र है उनको आपको स्वतंत्र करना है, या इनके प्रभाव में जो क्षेत्र है उस प्रभाव को आपको क्या करना है, खत्म करना है, ताकि वो आपके साथ आकर एक हो सके। देखिए, उस समय 39 राज्यों में जो सबसे ताकतवर राज्य था, ठीक ना, वो था प्रशा। कौन था, ये था प्रशा, ठीक। और वहां का राजा था विलियम प्रथम, विलियम प्रथम। और वहां का प्रधानमंत्री उसने बनाया था ऑटोमन बिस्मार्क। देखिए, जब बिस्मार्क प्रधानमंत्री बना तो उसे पता था कि अगर हमें पूरे जर्मन राज्यों को मिलाकर एक करना है तो हमें सबसे पहले अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, क्योंकि हम दूसरे के ताकत के भरोसे रहकर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो पहले तो उसने अपनी जो आंतरिक शक्ति थी उसको उसने काफ़ी बढ़ा लिया। अब वो धीरे धीरे करके जो है, अब जो जो उसके एक जर्मन राज्य बनाने में बाधा थे जैसे ऑस्ट्रिया, तो इन लोगों को अब उसे क्या करना है, वहाँ से बाहर करना है। तो इसके लिए उसने क्या किया कि ऑस्ट्रिया के साथ एक उसका युद्ध हुआ जिसे हम लोग इतिहास में कहते हैं सेडोवा का युद्ध, ठीक है। और ये युद्ध कब लड़ा गया, 1866 में। इस युद्ध में
उसने क्या किया कि ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और ऑस्ट्रिया को हराने के साथ ही जो एक समय क्या हुआ था कि जब वियना कांग्रेस हुई थी 1815 में, ये आप पढ़े होंगे, जिसमें नेपोलियन के पतन के बाद जितने भी राष्ट्र थे उन्होंने एक मीटिंग की थी वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वहां पे। अब फिर से उन्होंने पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया था। तो जो वियना कॉन्फ्रेंस 1815 का हुआ था, तो उसमें ये जो जर्मनी के 39 राज्य थे, इनको ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया था और एक शिथिल संघ के रूप में गठित कर दिया गया था। तो अब सबसे पहले तो यही था कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव को खत्म किया जाए। तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को जब उसने हरा दिया, तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। तो अब क्या हुआ कि जितने छोटे छोटे राज्य थे उन्हें ये लगा कि यार अब प्रसा तो काफ़ी मजबूत है, तो वो सब क्या हुए, प्रसा के साथ शामिल हो गए। लेकिन फिर भी जो दक्षिण के यानी साउथ के कुछ राज्य थे, जो बड़े राज्य थे, वो अभी भी इसके साथ शामिल नहीं हो रहे थे, जैसे कि बवेरिया, बूटमबर्ग, वादेन, हेंस, ये सब, ठीक ना। तो बिस्मार्क ने क्या किया कि जो बड़े राज्य शामिल नहीं हो रहे थे उनको छोड़ दिया अभी, और ऊपर के जो राज्य थे उन सबको मिलाकर अपना एक संघ बना लिया। अब देखिए, अब क्या करना है कि जो नीचे के राज्य जो अभी प्रसा के नेतृत्व को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उनका कारण ये था कि वहां पे अभी फ्रांस का थोड़ा सा आधिपत्य था, वो फ्रांस के प्रभाव में ज़्यादा थे। तो इसे ये लगा कि अगर एक बार फ्रांस को भी पटकनी दे दिया जाता है, इसे भी हरा दिया जाएगा, तो ये जो राज्य हैं, ये जो बड़े बड़े राज्य हैं, ये भी प्रसा के अधीन आ जाएंगे। तो उसके लिए उसने क्या किया, फ्रांस के साथ भी एक युद्ध लड़ा। और उत्तर में प्रसा और फ्रांस के युद्ध में, जो कि सीडान का युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसमें फ्रांस को पराजित कर दिया गया। और फ्रांस के पराजित होते ही जो दक्षिण के 4 महत्वपूर्ण राज्य थे, जो प्रसा के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे, उन्होंने प्रसा के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। और इस तरह से 1871 में ये 39 राज्यों का जो एक समूह था वो एक राष्ट्र के रूप में तब्दील हुआ और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि भूमि निम्नीकरण यानी लैंड डिग्रेडेशन क्या है। आप भूमि निम्नीकरण के कोई 5 कारण बताइए। देखिए, भूमि निम्नीकरण जैसे ही शब्द आपके सामने आए, आप एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि भूमि का जो स्तर है वो खराब हो गया है। यानी जो पहले भूमि अच्छी थी वो अब क्या हो गई, खराब हो गई। पहला बात आप अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा, तब आप अच्छे से इसका आंसर दे पाइएगा, ठीक ना। यानी भूमि निम्नीकरण यानी भूमि का खराब होना। आगे समझ में। अब देखिए, इसे हम लोग एक परिभाषा के रूप में कैसे देंगे कि भूमि निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भूमि की उर्वरता, उसकी गुणवत्ता, उसकी उत्पादकता में कमी आने लगती है, जिससे वो खेती या अन्य उपयोगों के लिए योग्य नहीं रह जाती, ठीक ना। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे कहें तो भूमि निम्नीकरण का समान अर्थ है भूमि के स्तर का खराब होना। देखिए, अब हम लोग देख लें भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हैं, यानी कि भूमि आखिर में खराब क्यों हो जा रही है। देखिए, भूमि निम्नीकरण के प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और मानवीय कारक भी हो सकता है, ठीक ना। देखिए, प्राकृतिक कारण जो है यानी जो नेचुरल कॉजेज हैं, उसमें पहला क्या है, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन हम कहते किसे हैं। देखिए, बारिश के द्वारा या हवाओं के द्वारा मिट्टी का जो ऊपरी परत है अगर वो हट जाता है तो हम लोग उसे मृदा अपरदन कहते हैं। जब मृदा अपरदन होगा तो जो उसकी उर्वरा शक्ति है वो बह जाती है, जिसके कारण मिट्टी क्या है, वो खराब हो जाएगी। तो पहला तो कारण ये है। अच्छा, दूसरा देख लें हम लोग, अत्यधिक जल जमाव। देखिए, प्राकृतिक रूप से अगर कोई क्षेत्र नीचा है और वहां पे अगर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो रहा है तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खराब हो जाएगी। कारण है कि पानी के अत्यधिक जमाव से उसमें लवणीय मात्रा बढ़ जाएगी, नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, और जो मिट्टी की जो पौष्टिक है वो सब क्या हो जाएगा, वो काफ़ी नीचे चला जाएगा, जिसके कारण वो मिट्टी बेकार हो जाती है। तो ये 2 था प्राकृतिक कारण। अब हम लोग देख लें मानवीय कारक। देखिए, मानवीय कारण आखिर में क्या है जिससे मिट्टी खराब हो रही है। पहला चीज हम लोग देख ले, माइनिंग यानी खनन। खनन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए, देखिए जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो सब भूमि के अंदर है, तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी पूरी खुदाई करते हैं। तो बड़े क्षेत्र में जब हम खुदाई करेंगे तो उससे मिट्टी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और ऊपर से बहुत सारा मलबा निकलेगा जिसे हम जैसे तैसे चारों तरफ फैला देते हैं, उससे भी मिट्टी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो पहला तो है खनन से। दूसरा देखिए है अतिचारण,
ओवर ग्रेजिंग। देखिए अतिचारण का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए क्षेत्र आपका छोटा है और जानवर बहुत ज़्यादा हैं, तो जानवर क्या करेंगे कि यहाँ जो भी घासें उग रही हैं इनको बार बार खा जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर घासें उगना ही बंद हो जाएगी। आप लोग देखे होंगे कि फील्ड में जब आप चाहे गाँवों में जब जाते होंगे तो जो पगडंडी पर लोग चलते हैं, ठीक, वहाँ पे आप देखे होंगे कि कोई भी घास नहीं है, लेकिन उसके आसपास में चारों तरफ घास रहेगी। कारण क्या है कि लोगों के पैर से दबते दबते वहाँ की जो घासें हैं वो क्या होती है, मर जाती हैं, जिसके कारण वो मिट्टी जो है वो खराब हो जाती है। तो अतिचारण क्या है, ये भी एक भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। अब हम तीसरा कारण देख लें, वनों की कटाई। देखिए वनों की कटाई से भी भूमि का स्तर जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। कारण क्या है कि अगर ये पहाड़ी क्षेत्र हैं और यहाँ पे जो वन लगे हुए हैं, इनकी जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। लेकिन जब वनों की हम कटाई करेंगे तो जब भी बारिश होगी या बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी तो ये मिट्टी कट के नीचे की तरफ आएगा, जिसके कारण यहाँ का जो मिट्टी है वो भूमि जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक। चौथा देखिए, चौथा कारण क्या है, औद्योगिक प्रदूषण। देखिए औद्योगिक प्रदूषण हो या फिर हम अपने घरों से जो भी कूड़ा कचरा जो है अगर खुले भूमि पर डालेंगे तो धीरे धीरे भूमि क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। साथ ही साथ फैक्ट्रियों से जो भी प्रदूषण निकलता है, चाहे वो रासायनिक रूप में हो या तरल रूप में, हम लोग उसे जो है बिना साफ किए ही हम अगर इसी तरह से भूमि में उसे हम छोड़ दें तो वहाँ की जितनी भी केमिकल है वो सब क्या होगी, रिस के धीरे धीरे जमीन के अंदर जाएगी और वो भूमि को खराब कर देगी। ठीक। तो औद्योगिक प्रदूषण क्या है, भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। अच्छा, अगला हम लोग देख लें, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक उपयोग। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अधिक उत्पादन के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं और फसलों में बहुत सारे कीटे लग जाती हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, काफ़ी जहरीली हैं और ये धीरे धीरे जब बारिश होती है तो ये भूमि के अंदर जाती है, जिसके कारण भूमि का स्तर जो है वो खराब हो जाता है। ठीक ना। तो ये थे हमारे भूमि निम्नीकरण के कुछ कारण। हमारा अगला सवाल है कि रोपण कृषि क्या है। देखिए रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। ठीक ना। कृषि हम दो कारणों से करते हैं, एक तो खुद के लिए ताकि हम उससे अपना जीवन चला सकें, और दूसरा जिसको हम जो भी फसल बोते हैं हमारा उद्देश्य होता है कि ये फसल हम मार्केट में जाकर बेचकर अच्छा पैसा कमा सकें। ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए आप चाय का बागान लगा दिए, आप कॉफ़ी रबड़ कुछ भी ऐसा चीज़ जिसका उद्देश्य ही है कि हम मार्केट में जाकर बेचेंगे। ठीक ना। अब उस तरह से खेती जब हम लोग करेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। अब देखिए रोपण कृषि जो है ये भी एक तरह से वाणिज्यिक कृषि ही है, क्योंकि इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम इन फसलों को मार्केट में जाकर बेचना है हमें। तो लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में, ठीक ना, हम एक ही फसल को बो देते हैं। रोपण कृषि में क्या करेंगे कि बड़े क्षेत्र में एक ही फसल को बो देंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने केला लगा दिया तो हम पूरा केला का ही बागान लगा देंगे, या हमने संतरा बो दिया तो पूरा संतरा का ही बागान लगा देंगे, या हमने चाय का पौधा लगाया तो पूरे क्षेत्र में चाय लगा देंगे, ताकि उसका हम मार्केट में जाकर अच्छा यूज कर सकें, अच्छा पैसा कमा सकें। तो जब इस तरह से जब हम खेती करेंगे तो इसमें हम काफ़ी आधुनिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इस तरह की खेती में हमें काफ़ी मेहनत की भी ज़रूरत है और काफ़ी पैसे की भी ज़रूरत है। ठीक ना। और इस तरह से जहाँ भी खेती होती है हम लोग वहाँ देखेंगे कि कई सारी कंपनियां आसपास में खुल जाती हैं, ताकि उन जो भी फसलें वहाँ से उत्पादित हो उनको इस लायक बनाया जा सके ताकि उन्हें आसानी से मार्केट में बेचा जा सके। ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसंस्करण। ठीक ना। देखिए अगला सवाल हमारा है कि गहन निर्वाह कृषि क्या है। देखिए ऊपर में हमने क्या देखा, रोपण कृषि। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखिए ये भी एक तरह का खेती है, लेकिन इसमें क्या है कि छोटा जो किसान है वो छोटे भूखंड पे करेगा, यानी छोटा छोटा खेत है गाँवों में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाएगा आपका खेतों का आकार क्या है, छोटा होता जाएगा। अब लेकिन आकार तो छोटा हो गया लेकिन परिवार आपका बढ़ रहा है, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि छोटे खंडों पे ही, यानी छोटे जो खेत हैं उनमें ही खूब मेहनत करके, ठीक ना, आप खूब खेती करते हैं। एक ही साल में आप 2 या 3 फसल उपजा लेंगे ताकि आपके परिवार का काम चलता रहे और आपके कुछ पैसा भी आपको मिल जाए। इसमें हम लोग क्या करते हैं,
जनरली बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि खेतों का आकार क्या है, काफी छोटा है। यहाँ किसान जो है मशीनों की बजाय क्या कर रहा है, मानव श्रम और सरल औजारों का उपयोग करता है, ठीक ना। ये इस प्रकार की कृषि किन क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है, जहां पे आबादी ज्यादा है और खेतों के आकार काफी छोटे हैं। ठीक। देखिए हमारा अगला सवाल है कि साथ आकर संघ बनाना और साथ रहकर संघ बनाना, यानी कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या अंतर है। ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है हमें। देखिए अब हम लोग इसे थोड़ा समझ लें। मान लीजिए ये एक छोटा सा राज्य है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये इतने सारे राज्य हैं। देखिए जब आप छोटे हैं तो आपकी ताकत भी कम है, साथ ही साथ आपको हमेशा जो है सुरक्षा की भी चिंता रहेगी। तो आपने क्या किया कि ये सारे आपस में मिलके एक देश के रूप में तब्दील हो गए, ठीक ना। तो उस इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे साथ आकर संघ बनाना। क्यों आए साथ, क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा की चिंता है, आपको ये डर है कि भाई हम पे कोई आकर बाहरी कब्जा ना कर ले। अच्छा अब जब आप एक हो जाइएगा तो आपकी आर्थिक ताकत भी बढ़ गई, आपकी सुरक्षा भी हो गई। तो इस तरह से जो हम ग्रुप बनाते हैं, जो इस तरह से देश का निर्माण होता है, उसे हम लोग बोलते हैं साथ आकर संघ बनाना। इस तरह का उदाहरण कौन सा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक, इनमें क्या विशेषताएं हैं कि ये जो राज्य जो पहले स्वतंत्र थे, इन सबों की अपनी पहचान बनी रहती है, ठीक ना। अब दूसरा हम लोग देख लें, साथ रहकर संघ बनाना। इसमें देखिए क्या है, मान के चलिए कि ये कोई एक देश है, ठीक, जैसे कि आप भारत को ही ले लें। एक देश में चूंकि क्षेत्र काफी बड़ा है तो वहां पे भाषाएं अलग हैं, क्षेत्र की विशेषताएं अलग हैं, ठीक ना, धर्म बहुत सारे हैं। तो उस आधार पे क्या होती है कि बहुत सारी विविधताओं के कारण सरकार क्या, मान लीजिए यहाँ पर एक केंद्र सरकार है, तो वो क्या करेगा कि हम सोचेगा कि यार इतने बड़े क्षेत्र पे हम अच्छे से शासन हो सकता है ना करें, तो वो क्या करेगा कि इसे कई सारे राज्यों में डिवाइड कर देगा, ठीक ना। यानी एक था लेकिन उसने क्या किया कि अपनी सत्ता को कई सारे राज्यों में बांट दिया, ताकि सत्ता आसानी से चलाई जा सके और सबकी बातों का ध्यान रखा जा सके। तो इस तरह का जब हम कोई राज्य है या कोई जो देश का निर्माण है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साथ रहकर संघ बनाना। इसमें क्या होता है कि जो ये केंद्र सरकार है, इसकी शक्ति इन राज्य सरकारों से ज्यादा होती है, ठीक ना। इसमें उदाहरण क्या है, भारत, बेल्जियम, स्पेन, ये सब। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे उदाहरण के रूप में भी पूछ सकता है, ठीक ना, कि साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण कौन सा देश है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, इन तीन का उदाहरण आप याद रखिए। और साथ रहकर संघ बनाने का अगर पूछेगा तो उसमें आप अपना ध्यान रखिएगा, भारत, बेल्जियम और स्पेन। अब देखिए हमारा आज के इस सेट का जो लास्ट सब्जेक्टिव सवाल है वो है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। जालियांवाला बाग मैसेकर। ये देखिए हम लोगों ने पिछले सेट में पढ़ा था रॉलेट एक्ट के बारे में। ये एक्ट पास हुआ था 1919 में, मार्च 1919। इस एक्ट में हमने देखा था कि सरकार को अगर आप पे शक हो जा रही है तो सरकार आपको गिरफ्तार कर सकता है और 2 साल तक आपको जमानत नहीं दी जाएगी। ये काफी कठोर कानून था, जिसके कारण पूरे देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह तय हुआ कि हम लोग आंदोलन करेंगे। तो उसी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में 2 लोग कर रहे थे, जिनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक, तो जब ये 2 लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे रॉलेट एक्ट का, तो अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया तो थोड़ा सा विवाद वहां पर हुआ, जिसमें गोलीबारी भी हुई, जिसमें 2-4 लोग मारे भी गए। तो बाद में अंग्रेजों को ये लगा कि यहाँ पे हो सकता है कोई बड़ा बवाल हो जाए, तो उन्होंने वहां पे धारा 144 लगा दी। अच्छा, धारा 144 का मतलब क्या होता है कि कहीं भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हों। ठीक, लेकिन अब हुआ क्या था कि ये दोनों जो नेता हैं, ये उस समय के कांग्रेस, पंजाब जो कांग्रेस टीम थी उसके बहुत बड़े नेता थे। ठीक, तो लोग उनके लिए काफी बेचैन थे कि भाई इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। इसी बीच में एक तारीख है 13 अप्रैल 1919। ये जो है उस दिन था बैसाखी। अब पंजाब में बैसाखी चूंकि काफी धूमधाम से मनाई जाती है, तो सारे लोग जो है एक वहां पे एक बाग था जिसका नाम था जालियांवाला बाग, वहीं पर इकट्ठा हुए थे और नेता जो है वहां पे भाषणबाजी कर रहे थे।
अब देखिए, अंग्रेजों ने जो ये धारा 144 लगाई थी, फिर भी मान लीजिए अगर कोई पर्व है, हम ही लोग का मान लीजिए अगर होली हो चाहे मुसलमानों में ईद हो, तो लोग तो रोड पे आते ही हैं। तो लोग यहाँ पर जमा हो गए और इसमें महिलाएं बच्चे सभी बैठे हुए थे और लोग अपना भाषणबाजी कर रहे थे। इसी बीच में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जनरल डायर। उस वहां से आया और चूंकि इस बाग में एक ही तरफ से रास्ता था, तो उसने वहां से पुलिस को अंदर लेकर और लोगों को बिना बताए फायरिंग स्टार्ट करा दी और जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसी घटना को हम लोग इतिहास में किस नाम से जानते हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, ये घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919। हमारा अगला सवाल है मानचित्र से संबंधित। ये हमारा लास्ट है, मानचित्र। देखिए, पिछले वाला जो सेट था उसमें हम लोग हिस्ट्री से संबंधित मानचित्र को देखे थे। ठीक, इसमें हम लोग ज्योग्राफी से कुछ महत्वपूर्ण मानचित्र हैं जिसे हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें हम लोग आज के मानचित्र में देखेंगे भारत के प्रमुख बांध, यानी मेजर डैम्स इन इंडिया। ये जो भी डैम है ये हमारे सिलेबस में है, ठीक ना। देखिए, पहला क्या है? सलाल बांध। ये सलाल बांध कहाँ है? चिनाब नदी है जम्मू कश्मीर में, वहीं पे है, आप इसको याद भी रखिएगा। दूसरा है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल जो बांध है ये है सतलज नदी पे और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब का बॉर्डर है, वहीं पे ये बांध बना हुआ है। तीसरा है टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पे है और राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। चौथा है राणा प्रताप सागर बांध। ये जो बांध है ये चंबल नदी जो राजस्थान में बहती है वहीं पे ये बांध बनाया गया है। पांचवा है सरदार सरोवर बांध। ये है नर्मदा नदी पे और राज्य कौन सा है? गुजरात। अब छठा देखिए, हीराकुंड बांध। ये जो बांध है ये महानदी पे है और महानदी कहाँ बहती है? ओडिशा में। अब अगला है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। अगला है तुंगभद्रा। एक नदी है तुंगभद्रा, उसी पे है और राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ठीक, तो आप देखिए पहले तो बांध का नाम भी याद रखिए, साथ ही साथ किस नदी पे है और किस राज्य में है, इन दोनों को आप याद रखिएगा। ये तो जीके के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, और अपने एग्जाम में तो आएगा ही, मान लीजिए। अब हम लोग इसको इंडिया के मैप पे देख ले। देखिए, ये है सलाल बांध। सलाल बांध कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, तो ये हो गया जम्मू कश्मीर। देखिए, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल जो है ऐसे तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये सटा हुआ है, तो हम लोग इसे दोनों को बॉर्डर पे थोड़ा दिखा देंगे। इसको भाखड़ा नांगल को ऐसे हिमाचल प्रदेश में इसको दिखाया जाता है। देखिए, तीसरा है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में, ऊपर हम लोग इसे दिखाएंगे। देखिए, चौथा राणा प्रताप सागर बांध। ये कहाँ है? राजस्थान में, तो इसे हम राजस्थान में दिखा देंगे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, गुजरात। हीराकुंड कहाँ है? ये है ओडिशा में। अच्छा, नागार्जुन सागर बांध जो है ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है, इसको हम यहाँ दिखाएंगे। और लास्ट हमारा क्या है? तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा बांध कहाँ है? कर्नाटक में। तो इस तरह से हमारा ये मैप का कार्य भी पूरा हुआ। देखिए, इस तरह से हमने क्या किया, 2 सेट हम लोग पूरा कर लिए। पहला सेट में जो क्वेश्चन था उसे आप लोग देख लीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, और ये है दूसरा सेट। तो इस तरह से कई सारे सेट आपको अभी हम देंगे पूरे। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम संभवतः फरवरी में होगा, तो अभी काफ़ी समय है, और इस तरह से कई सारे सेट आपको दे देंगे। आपके रेगुलर जो है वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन जो भी इसमें दिया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको आप अपने कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए और लिखकर प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक, आप इस चैनल से जुड़िए और अपने मित्रों को भी आप शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे। और इस तरह से हम लोग जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सुविधाओं का अभाव है, जो लगता है कि यार हम ट्यूशन नहीं जा सकते हैं या हम कोचिंग को नहीं पकड़ सकते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, थैंक यू।